ड्रोन वाली ही एक चीज थी सर। यूक्रेन ने एक 40,000 के DJI जो कंपनी है चाइनीज, उस ड्रोन से ग्रेनेड जाके रशिया पे गिराया। ये DJI वाले ड्रोन्स हमारे जम्मू के ऊपर भी काफी घूमते हैं। हमारी इनफैक्ट हमारी पुलिस भी काफी यूज करती है ये वाले ड्रोन। ये चाइना बनाना है। हमारे पास ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैसे स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है। प्लस कई साइबर वॉरफेयर पे जो पावर ग्रिड अटैक्स हमारे बॉम्बे वगैरह में देखे गए हैं, देवर ऑल्सो इनफैक्ट यूएस की कंपनी ने ट्रेस करके बताया दैट द पावर ग्रिड अटैक apparently it was done by China। इसके लिए हम चाइना से कैसे डील करेंगे, क्योंकि when we are not manufacturing drones at that level, उनके अपने कंट्रोल में है और इतने हैं that they are providing it to other country। मैं शुरुआत करता हूँ चाइना से। इंसिडेंटली आई बीन टू चाइना ऑलरेडी एंड आई हैड गॉन टू शेंजन, जो वहाँ का पोर्ट सिटी है, हाँ जी। हांगकांग के पैरेलल, जो एक बिल्कुल फिशिंग टाउन था, इतना बड़ा डेवलप करा है, एब्सोल्युटली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ए क्लास। एंड मैं उनकी मॉल वगैरह में भी गया, या लोकेशन जहाँ पे आपके लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये सब मिलते हैं, अमेजिंग। वहाँ पे जैसे कि हम नॉर्मल कोई खिलौना खरीदे उस तरह से वहाँ पे ड्रोन अवेलेबल है। आप जाइए, उठा लीजिए, ड्रोन लेकर आ जाइए आप। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुके हैं, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है। और वैसे भी चाइना की पॉलिसी रही है कि मास प्रोडक्शन करना और फिर सप्लाई करना। क्वालिटी इतनी जरूरी नहीं होती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उनकी सक्सेस रेट जरा कम होती है। उनके जो रडार्स हैं उनकी भी क्वालिटी इतनी, उनके एयरक्राफ्ट भी है जो J-15 वगैरह है, वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। ये एक समस्या है चाइना के साथ सबसे बड़ी, हाँ यही जी, है। हाँ जी। चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूएस के पास है वो चाइना के पास नहीं। तो चाइना हाँ मास प्रोडक्शन कर लेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकली उन चीजों का उस लेवल पे अभी लेकर नहीं आया, लेकिन हम उसका वेट नहीं कर सकते। अब भारत ने भी, अगर आपको मालूम होगा, डिफेंस कॉरिडोर नाम का एक हम बना भी रहे हैं आपको, जिसमें आगरा शहर भी इन्वॉल्व है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये पूरा, जहां हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स और डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मिसाइल डेवलपमेंट में हम काफी आगे हैं, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट हमारा, रडार्स डेवलपमेंट हमारा ऑलरेडी अच्छा है। और जो मैंने बताया आकाश तीर सुरक्षक, ये डेवलपमेंट हमारे बहुत अच्छे हैं। अब ऑलरेडी गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स उसमें लेकर आ रही है, और जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो यही वॉरफेयर, साइबर, आपका मिसाइल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, पहले जब हमारे यहाँ जो वॉर गेम्स हुआ करते थे तो सारा डिस्कशन इन्फेंट्री पे होता था, फिर आर्टिलरी पे होता था, आर्मर्ड पे हो जाया करता था। फिर बोलते हैं एयर डिफेंस वाला जरा कुछ अपना पॉइंट दे दीजिए, इंजीनियर्स थोड़ा पॉइंट दे दीजिए। उस वक्त हम जब थे कि एयर डिफेंस में इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आएगा एयरक्राफ्ट मार देंगे उसको। अभी जो ऑप्शन दूर था, पूरा एयर डिफेंस का सिस्टम था या एयर अटैक का पूरा। तो इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड एनवायरमेंटल वॉरफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जरा लोग कम जानते हैं। तो बायोलॉजिकल तो आपने कोविड देखा ही, कोविड-19 जो हुआ। हाँ जी, कोविड-19। अब उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूंगा आपको। कोविड-19 दिसंबर 19 में आया, ठीक है, लेकिन उसका वैक्सीन अगस्त 19 में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? रियली? हाँ जी, कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो बिल गेट्स हैं, जो उनकी कंपनी बना रही थी, अगस्त 19 से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। यू कैन चेक इट ऑन गूगल ऑल्सो, इट हैज स्टार्टेड। तो उनको कैसे पता था कि कोविड आने वाला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। और जो वुहान जहां से वायरस निकला है, उसमें भी बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है, उस लैब में। उस लैब में इन्वेस्टमेंट, जहां से ये वायरस की शुरुआत हुई है। सो कहीं ना कहीं ये जो लिंक्स अगर बन रहे हैं, तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल वॉरफेयर था ट्रायल के लिए। इस लेवल तक चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, उन्होंने एज्यूम करा नहीं करा ये मैं नहीं जानता। क्योंकि जो टर्म मैं यहाँ यूज करना चाहूंगा, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, अगर आपको पता हो, डीप स्टेट है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि डीप स्टेट मुझे हटाना चाहता है जी। तो डीप स्टेट का इंटरेस्ट जो है वेपन सेलिंग में है, और आपका जो ये ड्रग्स को बेचने में है सारा का सारा। जैसे कहते हैं लोग कि कैंसर का और एड्स का अवेलेबल है, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो डीप स्टेट नहीं चाहता कि वो जिस दिन डिस्क्लोज हो जाएगा तो फिर बाकी लोग जो है फिर ठीक हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा। दे कीपिंग दैट एज अ कंट्रोल। और अगर टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी 109 ट्रिलियन डॉलर है टोटल अप्रोक्सीमेटली, तो डीप स्टेट के पास आज की तारीख में 300 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 400 ट्रिलियन डॉलर का एसेट्स ऑब्लिक पैसा है। तो ये क्या है डीप स्टेट?
ठीक है, ये करीब 13 लोगों की एक क्राउन काउंसिल होती है, ये लोग पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये जो डीप स्टेट है, जी ये पूरे विश्व में मीडिया से लेके आपके कम्युनिकेशन से लेके बिजनेस से लेके सारा का सारा कंट्रोल करता है। जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं था तो डीप स्टेट में बेसिकली यूरोपियन के जो राजा महाराजा, ये जो पोप वगैरह सब इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अमेरिका रिच हो गया, यूरोप थोड़ा गरीब हो गया, तो काफी अमेरिकन हैव बिकम रिच। रॉथफील्ड या आपके ब्लैक रॉक वगैरह, ये इनके पास बहुत पैसा आ गया, एंड दे आर दी वन हु आर रनिंग द शो। और एक वहां पे एक चैथम वगैरह एक हाउस भी है जहां पे सिखाया जाता है कि 198 वेज हाउ टू टॉपल अ गवर्नमेंट की एक वो पूरी लिस्ट है, पूरी पूरी कैसे किसी गवर्नमेंट गिराया जाएगा। नहीं मानेगा तो गिरा दो। अभी वेनेजुला का हुआ था, नहीं माना हटा दो। आपके इमरान करूंगा, नहीं माना हटा दो। ईरान में पहले कोई और गवर्नमेंट आई थी, वहां पे ऑपरेशन करा, उसको हटा के शाह को बिठा दिया, अब फिर उसको हटाना चाहते हैं। ये दिस आर ऑल पार्ट ऑफ दैट लार्जर गेम ऑफ द डीप स्टेट। जो एक आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता, उस लेवल पे एक गेम चल रहा बिल्कुल अलग लेवल पे चलता है गेम। और ये डीप स्टेट भी भारत के विरुद्ध भी हमेशा सक्रिय रहता है किसी न किसी रूप में। उनकी पूरी कोशिश होती है जो भी बंदा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे प्राइम मिनिस्टर की, वो हमारा व्यक्ति हो। फॉर्चुनेटली भारत में सक्सेसफुल नहीं, हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पा मोदी जी प्रधानमंत्री जी इसके बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं कि इससे दूर रहे, भारत इससे दूर है और अब तक बचा हुआ है। जबकि भारत पे सब तरफ से पूरे समस्याएं हैं, लेकिन भारत बचा हुआ है इसके। भारत संभाल रहा है अपने आप लेकिन ये नहीं कहें कि डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, डीप स्टेट का होता है, सीआईए का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, सब चलता रहता है, लेकिन उसको हम टैकल कर पा रहे हैं अभी तक। को। सर आपने क्योंकि यूएस का की बात करी और उनका यूएस का रोल बताया, एक मेरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बस जियोपॉलिटिक्स से ये है, ईरान को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? बिल्कुल। क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ईरान एक बार तो झुका दिया और अमेरिका जीता नहीं ईरान से। नहीं, बिल्कुल नहीं जीता, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना जाना ही एक हार का स्वरूप था। फिर बार बार ये बोलना सीज फायर एक्सटेंड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? करोना अटैक, करोना जो तुम्हें करना है नहीं कर पा रहे हो लोग, क्योंकि इन्होंने एज्यूम नहीं किया था कि ईरान इतना सर्वाइव कर। उसका एक बड़ा मुख्य कारण है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ईरान जानता था कि मेरी कमजोरी क्या है। वॉर का एक बेसिक रूल है, अगर आप दुश्मन की ताकत और कमजोरी को जानते हो और अपनी ताकत कमजोरी को जानते हो, आप जीवन में कभी भी नहीं हारोगे। यू विल विन ऑल दी वॉर्स। लेकिन आप दुश्मन की ताकत को नहीं जानते हो, अपनी ताकत को नहीं जानते हो, या अच्छाई को नहीं जानते हो, तो यू मे विन यू मे लूज। अगर दोनों को नहीं जानते हो, यू 100% लूज। ये वॉर का एक रूल है। अमेरिका ने इसको कम आंका। वो सोचे कि अरे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, हाँ जी, इसको उठा लेंगे। इन्होंने अपने आप को 20 साल से तैयार कर रहे थे लोग कि हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी ना कभी अटैक करेंगे। इराक वॉर हुआ था, इनको मालूम था। तो इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा जो है अपने ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया। मानो कि लीडर भी सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, उसके बावजूद भी लड़ने की शक्ति खत्म होगी। जैसे हमारे मान लो हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को आर्मी दे दी टाइप होगी कि तुम्हारे पास ये फौज है, तुम लड़ो। तो उनके भी जो 20 जगह बांट दिया, तुम लड़ो, अगर ये खत्म हो गया तुम लड़ो, तुम लड़ते रहेंगे। तो ये इनको ऐसे कैसे हराओगे आप इनको? यू कैन नॉट डिफीट देम। और मालूम उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, तो इन्होंने ड्रोन्स सस्ता चीज यूज करी। उनका करोड़ों का जो आइटम $1 बिलियन का आ रहा है, ये कुछ हजारों का जाके उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत फाइनेंशियली नॉट वायबल था अमेरिका के लिए, जो परेशान है इस बात को लेकर। अब क्या करें? अब तो वो थ्रेट कर रहे हैं आपकी कि वो जो केबल जा रही है आपकी इंटरनेट की, उसको काट देंगे हम। क्या करोगे आप बताइए? या उसका पेमेंट करो, उसका उसके चार्जेस चार्जेस लेंगे आप। तो चाइना भी इसीलिए कहते हैं कि चाइना क्योंकि ईरान का दोस्त है, ईरान से पूरा ऑयल लेता है कि भाई जरा समझाओ इनको। चाइना ने हाँ करा ना कहा, कुछ नहीं करा। वो जाते पुटिन आ गए वहां पे अभी दोनों मोमोज खा रहे हैं, देखा पहुंच ही गए। हाँ जी, ठीक है ना। तो चाइना बड़ा क्लियर है। इन्होंने हाँ एक और चीज बोली थी आपके इनके प्रेसिडेंट ने कि G2 बनाएंगे। G2 मतलब हम और तुम मिलके विश्व को कंट्रोल करेंगे। जो WTO तो खत्म कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। हम दोनों मिलके एक G2 ग्रुप बनाएंगे, अपना अलग से एक इकोनॉमिक ग्रुप बनाएंगे और हम डिक्टेट करेंगे वर्ल्ड को। अच्छा ठीक है, वो चले गए। हंसते बोला तू कौन है भाई? मैं अपने में अलग हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल रहेगा, यूएन चुप हो गई, WTO का पता ही है। हाँ, अब वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस था वो तो खत्म है। यूएन तो कभी था ही नहीं। हाँ जी, वो तो मतलब बिल्कुल ही दुबक के बैठ गए। और WTO को इसने खत्म कर दिया। फिर कहता है G2 बनाऊंगा मैं। ये सुनने वाला नहीं।
इसके अंदर। सर आपके साथ बात करके इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, हमें इतना नॉलेजेबल रहा। आप 33 ईयर सर्व कर लिया सर, आप रिटायरमेंट आराम से, आज हम आगरा आए हैं आपके पास, आप इतनी पीसफुल आराम से शांति से जिंदगी काट सकते हैं रिटायरमेंट वाली। क्या वो पैशन था कि अब आपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो एनडीए ज्वाइन करे, वो आर्मी ज्वाइन करे हमारी, क्या ऐसी चीज आपको वो मिसिंग लग रही थी कि अभी ये करना मेरा बाकी रह गया? सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता, वी फेड आउट बट वी नेवर रिटायर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब देश ने मेरे को इतना दिया है, मेरे आर्म फोर्सेस ने मुझे इतना दिया है, जितना मुझे एक्सपोजर इससे मिला है, आज मैं जो हूँ इस फौज की वजह से हूँ। तो जहाँ मैं आगरा शहर में रहता हूँ, तो इफ आई कैन गिव बैक लोगों को एंड उनको भी मोटिवेट करूँ आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस में लोगों के बारे में लोगों को नॉलेज थोड़ी कम है। हम समझते हैं कि वो सोल्जर बन जाएगा और वो ज्वाइन कर लेगा। ऑफिसर बनने की भी उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन नेट पे कम है। लोग या तो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इधर यूपीएससी के लिए भाग रहा है, IIM के लिए, लेकिन फौज के लिए बताना पड़ता है, या तो फौजी का बच्चा होगा या कुछ उसको बैकग्राउंड होगा। तो मैं अपने परिवार के साथ बेटा और उसके वो लोग ज्वाइन करा, हमने वो सेनाभ्यास नाम का इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, ये कह के कि इनको हम अपॉर्चुनिटी दें और आइडिया दें कैसे फौज में आना है। उससे दो फायदे, एक तो मैं इनको बताऊंगा, दूसरा मैं खुद भी थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ, मुझे उनको देख के दोबारा एनर्जी मिल जाती है और लगता है कि मैं अभी स्टिल आई एम स्टिल यंग इनफ टू कंटिन्यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आज जब एक 17 साल का लड़का एस्पायर करता है एनडीए ज्वाइन करने का, एक सोल्जर बनने का, मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में आपने सब कुछ बताया, एक 17 साल के सोल्जर बनने के लिए जो एस्पायर कर रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे कि ये माइंड सेट लेके, ये मेंटल हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, इस लेवल की थिंकिंग लेके ही तुम्हें आगे बढ़ना है? मेरा ये मानना है कि विश्व में कई टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो पहले फौज में पहले आई है, तो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। बड़ा सिंपल सा है, इंटरनेट। सबसे पहले अमेरिकन उन्होंने अपना इंटरनेट शुरू करा था फौज में कम्युनिकेट करने के लिए, बाद में विश्व के लिए आया। ठीक है, जो ट्रैक्टर हम लेके चल रहे हैं, जो पहले टैंक्स हमारे पास आए हैं, कई चीजें आपका जो कम्युनिकेशन, मोबाइल लेके चल रहे हैं, हम तो मोबाइल पता नहीं कब से मेरे पास ANPRC 25, हम तो वैसे कम्युनिकेशन करा करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे, ये मानना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं फौज में तो सिर्फ लड़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं, टेक्नोलॉजिकल जो आपको चीजें मिलेंगी फौज में, सिविल में बाद में आने वाला। तो जब सब कुछ पहले अवेलेबल है, वाई आर यू वेटिंग सिविल में जाके उसको अडॉप्ट करने के लिए? साथ साथ आप अपनी फिजिकल डेवलपमेंट करिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करिए। आप, यू आर सर्विंग द नेशन, यू आर ऑल्सो सीइंग दैट द कंट्री इज डेवलपिंग। तो एक मिक्स है। जितना कुछ, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन चीजें सीखने को मेरे को आज मिली, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, हम तो पता नहीं कब से मोबाइल लेके घूम रहे हैं भाई। नॉर्मल जब कम्युनिकेशन करना होता है वॉर के टाइम पे तो सेट्स हुआ करते, सेट में हम, तो वो सैटेलाइट फोन से आप लोग सिग्नल्स जब से हम कर रहे हैं कब से कम्युनिकेशन कब से डेवलप्ड है हमारे? लेकिन फौज में पहले रहा है, फौज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह हम लोग फौजों में ही देखते थे। ठीक है, तो उसके अलावा भी नॉर्मल ANPRC सेट बोलते वो हुआ करते थे हमारे पास, लगाया 8 किलोमीटर तक मैं बात कर सकता था मैं, कोई लाइन डालने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट जो ट्रैक भी करते थे आप लोग, इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, हाँ, तो आप उसके अंदर रेडियो ट्रैकिंग वगैरह, आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत पहले उसके बाद सिविल में आती है। तो फिर वाई डू वांट टू बी सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड हो जाओ ना आप, सीधा फौज में आइए। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके यार कॉन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल रही, हमने बहुत कुछ सीखा, एंड आई होप हमारी ऑडियंस के लिए भी उतनी इंसाइटफुल रही हो। थैंक यू अखिल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू पुट अक्रॉस माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिल। आई होप आज की कॉन्वर्सेशन आपके लिए भी इतनी इंसाइटफुल और नॉलेजेबल रही हो जितनी कि मेरे लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी कॉन्वर्सेशन आपके लिए और लेके आ सके। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद अखिल।